वहीं हमारा आज का जो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ के हवाले से। लेकिन कूलम्स लॉ से पहले दो चार चीजें, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, और ये जो दो चार चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव है जी आपकी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएगी और इसका मतलब आपने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार गो थ्रू करना है। इसमें चार्ज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, चार्ज क्वांटाइज होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज किस बॉडी पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दो चार बातें इसके अंदर। पहली बात है चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना असल में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या आप यूं समझ लें कि फिजिकल एंटिटी है, जिसकी वजह से चार्जेस जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से आप रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच a positive charge body attract a negative body or repel upon like charge, or like charges attract like charges repel each other, unlike charges attract each other। तो उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को जिसके तहत ये काम हो रहा होता है उसको कहते हैं चार्ज। अब उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो ऑब्वियसली लेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले जाएं बॉडी से तो वहां पे नेगेटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो दोनों हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज यानी एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज यानी ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बस ये इसमें बात आ गई। ये ट्रांसफरिंग का जिक्र यहां पर है, इस पैराग्राफ के अंदर ये जिक्र आ रहा है। थोड़ा सा पढ़ना है, इसको याद नहीं करना, पढ़ के बस चार्जेस के हवाले से आपने जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है बस उसको जहन में रखें, या यहां से पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा। जो लाइन आपको डेफिनेशन के हवाले से आए ये आ गया। वो जो फ्रिक्शन का मैं कह रहा था, रब करते हैं आप दो ऑब्जेक्ट को तो इलेक्ट्रॉन है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे शिफ्ट करते हैं, वो ये पैराग्राफ है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन के वाले से नेक्स्ट थिंग जो आपके पास है वो आ गई है कि ऑपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और सिमिलर जो चार्ज हैं वो रिपेल करते हैं। वो इसका अंदर जिक्र है इस पैराग्राफ। ये जितना भी लिखा है ना इसके अंदर यही है, इसमें मजीद आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता एक चीज, चार्ज की जब आप का जो सिंबल है वो आप स्मॉल क्यू लेते हो और उसका जो यूनिट है वो कूलम्ब लेते हो। ये पैराग्राफ को आप हाईलाइट कर लें अपने नोट्स में। और 1 कूलम का मतलब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। इस पूरे उसमें आपको यही एक पैराग्राफ है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी। बाकी वो जो लिखा ना फर्शर का, गिलास का, इसका उसका, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना खास के जी। ये सारी 10वीं क्लास में आप वैसे पढ़ चुके हो एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद मजीद आगे चलते हैं। इसके अंदर ये अब मैं पहले बता चुका हूँ चार्जेस के अट्रैक्शन रिपल्शन के हवाले से ये जिक्र हो चुका हुआ है। अब क्वांटाइजेशन आ गई। चार्ज क्वांटाइज होता है, मतलब क्या है इस बात का, यहां से लेके यहां तक ये चीज। बाकी थोड़ा सा ये पोर्शन भी शामिल करें, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा आपका। अब यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ जाती है हमारे लिए। तलबा जो लोग कॉक्स पढ़ चुके हैं या बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल जिनको थोड़ा बहुत हाउ नो है, वो कह सकते हैं कि सर फ्रैक्शन में चार्ज होता है। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ये 6 कॉक्स के सेट होते हैं जिनके ऊपर या तो 1/3e यानी 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, या 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपने, उसके ऊपर होता है। लेकिन वो पार्टिकल जिन्हें हम कॉक्स कहते हैं कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा वो होते हैं ग्रुप्स की शक्ल में। और ग्रुप्स की शक्ल में मिलके या तो वो प्रोटॉन बन जाते हैं, या वो न्यूट्रॉन बन जाते हैं, मेजॉन बन जाते हैं, बरियॉन बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंटली अकेली हालत में वो नहीं होते। इलेक्ट्रॉन वो वाहिद पार्टिकल है जो अकेली हालत में एग्जिस्ट कर रहा होता है, अकेली हालत में किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला जाता है। Na+1 और Cl-1 की इसकी मिसाल है सोडियम और क्लोराइड के आइंस की। जितने भी आप लोगों सभी तकरीबन केमिस्ट्री पढ़ के आए होंगे, नहीं आए होंगे तो 10वीं क्लास में पढ़ रखी है, सभी लोगों ने को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वो आपकी बेसिक फंडामेंटल एंटिटी है, सबसे छोटी एंटिटी है जिसके ऊपर चार्ज होता है।
तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड सामने लिखी नजर आ रही होगी 1.602 10 पावर माइनस 19 कूलम। और ये चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन एक या दो नहीं होते, इलेक्ट्रॉन एक या दो या तीन होते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता, या 1.5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, यहां तक ये बात हो गई हमारी। आगे चलते हैं, ये सिंपल बातें थी। इसके बाद क्वांटाइजेशन के बाद इतना ही आपने हिस्सा पढ़ना है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के हवाले से, इसको आप खुद देख लेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। जैसे कि पहले बताता था मैं आप लोगों को, कंडक्टर और इंसुलेटर, इनके मुतालिक तो बेहतरीन जो डिस्कशन होनी है ना, वो होनी है जब हम जाएंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जाके हमने पढ़नी है एनर्जी बैंड थ्योरी, वहां इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या जिक्र हो रहा है, यहाँ सिर्फ ये हो रहा है कि वो तमाम मटेरियल जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी गुजारने की सलाहियत रखते हैं, उनको कंडक्टर कहते हैं। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लैकिंग होती है, करंट मुश्किल से फ्लो कर सकता है, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। सारे पॉलीमर आपके इंसुलेटर हैं। पहले दो पैराग्राफ्स के अंदर ये डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, बाकी चीजें आप इसको ना ही देखें। को ये पहले दो पैराग्राफ जिनको मैं हाईलाइट कर दूं, ये वाले, इसके अंदर इनकी डेफिनेशन मेंशन्ड है। तो आई थिंक यही डेफिनेशन आप कर लीजिएगा, बाकी आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसको पढ़ते फिरें। वो सारा का सारा आपके पास कॉपर की रॉड है, फलानी रॉड है, ग्राउंड कर दे, उनका जिक्र है, वो आपकी लेवल की इस की नहीं है कि आप उसको पढ़ते फिरें। हाँ बता, एक डेफिनेशन आपने पढ़नी है कि पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं। पॉइंट चार्ज वो आपको पता होना चाहिए। टू स्मॉल चार्जेस आर सेड टू बी पॉइंट चार्जेस if their size is very very small as compared to distance between them। दो चार्जेस पॉइंट चार्ज कहलाएंगे अगर उनके दरमियान डिस्टेंस उनके साइज के मुकाबले में ज्यादा है, यानी उनका साइज, रिवर्स में बोलूं मैं, अगर उनका साइज उनके दरमियान डिस्टेंसेस के मुकाबले में बहुत कम है, उन्हें पॉइंट चार्ज कहते हैं। ये इस तरह की डेफिनेशन आपको आ जाती है एक आधे नंबर की। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये क्या होती है? इससे पहले यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है पोलराइजेशन, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसका, कि जब आप एक न्यूट्रल बॉडी के नजदीक किसी चार्ज बॉडी को लेके जाते हो, तो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज बॉडी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि वो जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। नियर एंड पे अनलाइक चार्ज जमा हो जाता है, और फार एंड के ऊपर, दूसरे वाले एंड के ऊपर लाइक चार्ज जमा हो जाता है। इस तरह से आपकी बॉडी, जो दूसरी बॉडी होती है जिसके नजदीक हमने चार्ज बॉडी को रखा हुआ है, टच नहीं किया हुआ, रखा हुआ है, तो उस नजदीक वाली चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरी बॉडी पे जो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है या रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जब आप जाओगे टॉपिक पढ़ोगे इसका क्या नाम है, कैपेसिटर का, वहां पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के नतीजे में आपकी कैपेसिटेंस बढ़ती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम, वहां जाके ये पढ़ोगे। बस इसमें ये चीज थी, आप पढ़ लेंगे, बाकी डायग्राम इसमें बनी हुई है। आप कॉम को नजदीक लाते हैं पेपर पैलेट्स के पास, तो पेपर पैलेट्स के ऊपर, कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पेपर पैलेट्स के जो पॉजिटिव एंड है ना, वो नेगेटिव चार्ज की जानिब आके पेपर पैलेट्स आपकी कॉम या कंघी की जानिब खिंच जाते हैं। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट बचपन में आप करते रहे हैं, उसी का यहाँ पर जिक्र है। ठीक है जी। अच्छा जी, किसी बॉडी को चार्ज करना है तो बड़ा आसान काम होता है। ये जो डायग्राम बनी हुई है ये आपको बता रही होगी, ये एंटी टेस्ट में आपने शायद पढ़नी चाहिए आप लोगों को। पॉजिटिव चार्ज की गिलास रॉड है, इस गिलास कॉपर रॉड के नजदीक मैं इसको लेकर आया हूँ। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पिछले एंड से इसको हमने यहाँ से ग्राउंडेड किया हुआ है, तो जितना लाइक चार्ज है वो ग्राउंड हो जाएगा, अनलाइक चार्ज ऊपर स्टे करेगा। उसके बाद ग्राउंड वायर को खत्म कर दें, इसको भी इस गिलास रॉड को दूर ले जाएं, तो आपकी ये कॉपर रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी थ्रू आउट। ये देखें नेक्स्ट डायग्राम। अगर ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं। अब मेन जो आपका क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, वो है जी कूलम्स लॉ। कूलम लॉ का सवाल कैसे आ सकता है? पहली बात, स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges। ठीक है जी।
25.2 डैग आपको इक्वेशन सामने नजर आ रही है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, फिलहाल वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पहले ही लिखा हुआ है कि आमतौर पे ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होल्ड करता है, आपके पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड कर रहा होता है। ठीक है जी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर। सेकंड थिंग आपके पास जो इसके अंदर होनी चाहिए वो इसकी वेक्टर फॉर्म आएगी, वो आपको आनी चाहिए। फिर ये के क्या है, इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे इसकी मैग्नीट्यूड होती है 9 इंटू 10⁻9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब वो जो एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले में आता है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डेफिनेशन क्या है, या खाली परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या है? परमिटिविटी असल में किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मीडियम अपने अंदर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंडर करता है या रोकने की कोशिश करता है, उसे परमिशन से ये लफ्ज निकला है, आप समझ लें। ठीक है, तो परमिटिविटी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चीज को मैं समझते होंगे बहुत अच्छी तरह से। आपका जितना बेस्ट इंसुलेटिंग मीडियम है उसकी जारी बात है जो अपोजिंग या उसकी जो रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं वो एनहांस होती चली जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें से गुजरना मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी दो चार्जेस के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट करता हूं अदर देन एयर या फ्री स्पेस, तो फोर्स डिक्रीज करेगी बिटवीन द चार्जेस। ये याद रखिएगा, फोर्स कितना डिक्रीज करेगी, जितना उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके अंदर जो बातें हमने इसमें करनी है वो कैवेंडिश ऑपरेटस है। ये के का फॉर्मूला आपको नजर आ ही गया होगा खैर इसके अंदर। और उसके बाद ये परमिटिविटी की जो वैल्यू है 8.85 10⁻12, इसका यूनिट के यूनिट का रिवर्स होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैवेंडिश ऑपरेटर्स क्या है? कैवेंडिश ऑपरेटर्स के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन प्रूव किया गया था कि एक वैक्यूम चैम्बर होता है, अंदर एक सस्पेंडिंग रॉड होती है जो फ्रीली मूव कर सकती है, एक बड़ा फाइन किस्म के फाइबर के साथ ये सस्पेंड होती है। फाइबर इज विजिबल इन द डायग्राम। दूसरे एंड पर आप एक स्मॉल, इसमें एक बॉब होता है, एक कैपिटल बॉब होता है। एक बॉब जो आपका कैपिटल है उसको आपने चार्ज किया हुआ है जो सस्पेंडिंग रॉड के ऊपर लगे हुए हैं। जब उसके नजदीक हम एक और चार्ज बॉब को लेकर आते हैं तो ये जो फाइबर के साथ रॉड सस्पेंडेड है ना, इसके साथ जो बॉब लगे हुए हैं वो उनके दरमियान, उसके बॉब के दरमियान और जो हमने अलग से एक बॉब इसके नजदीक लेके आए, दोनों के दरमियान या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन के अंडर रॉड मूव करेगा जिसके नतीजे में फाइबर ट्विस्ट करेगा। अब फाइबर के ऊपर लगा होगा छोटा सा मिरर, उस पर लगा आ रहा होगा लैंप स्केल अरेंजमेंट, वही जो गिल्वानोमीटर में आपने एक जमाने में पढ़ रखी है। उसके जरिए अब एंगल ऑफ ट्विस्टिंग मालूम करेंगे, टॉर्क पता लग जाएगा और भी फॉर्मूला अप्लाई करके हम के की वैल्यू या फिर ये जो इसका आपका क्या नाम है फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। के इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये प्रूव किया जा सकता है कैवेंडिश ऑपरेटर्स के जरिए। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद ये दो चार सर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सवाल आ सकता है कि कूलम्स लॉ प्रूव करें? नहीं नहीं, मैंने बता दिया है, मैं बता इसलिए दिया कि कुछ पता नहीं होता भैया उसका दिमाग का, लेकिन अभी तक ये सवाल आया नहीं है इस तरह से। लेकिन ये कैवेंडिश ऑपरेटर्स आप पढ़ेंगे जरूर, छोटा सा है और उसमें क्योंकि कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करना है इसको जैसा मैंने अभी कर दिया आपके सामने, यही एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी हुई है। ठीक है, सवाल कोई नहीं आया, सवाल ये वाला आया जो अब आपके सामने नजर आ रहा है आपको, वेक्टर फॉर्म वाला। ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है। वेक्टर फॉर्म में आपने किस तरह करना है, वेक्टर फॉर्म में आपने इसमें एक तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, दूसरा एक और बात साबित करनी होती है कि ये म्यूचुअल फोर्स होती है, यानी एक्शन और रिएक्शन को क्या कर रही होती है, ओबे कर रही होती है। उसको हम कैसे करेंगे, ये जो इसका कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आपको ये वाली आपने कहा था स्क्रीन हमें विजिबल है, ये जिसके ऊपर मैं आया हूँ ये विजिबल है ना सबको स्क्रीन, अब व्हाइट स्क्रीन? ओके, देखें अगर हम बात करते हैं कूलम लॉ की तो हमारे पास फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करूंगा, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक आर है। ठीक है जी, अब ये अगर Q1 है मेरे पास और ये Q2 है तो ऑब्वियसली ये एक चार्ज फोर्स लगा रहा है। अगर दोनों मैं कहता हूं लाइक चार्जेस हैं, एक फोर्स इधर लगा रहा होगा, दूसरा फोर्स इधर लगा रहा होगा,
ठीक है। अब जो फोर्स यहां लग रही है तो ये आपकी फोर्स है 1 की फोर्स है ऑन 2, और जो यहां लग रही है फोर्स ये 2 की फोर्स है ऑन 1। अब दोनों फोर्सेस हमें नजर आ रहा है फिलहाल ऑपोजिट हैं, हमें साबित करना है दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बात हम साबित करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात साबित करने के लिए पहले मैं फोर्स मालूम करूंगा जो कि 1 से 2 का फॉर्मूला, वो क्या होगा, के अपनी जगह पर होगा, Q1 अपनी जगह पर होगा, Q2 अपनी जगह पर होगा, नीचे आएगा आर स्क्वायर। हाँ, यहां पे यूनिट वेक्टर आएगा वेक्टर फॉर्म के अंदर जो कि 1 से 2 की जानिब होगा। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास लेट्स सपोज 1 आ गई। उसके बाद मैं लिखूंगा फोर्स 2-1, उसमें क्या होगा, दोनों मैंने बिल्कुल सेम लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे आपको साथ साथ ही याद हो जाना चाहिए। यहां पे 2-1 कर देंगे। अब दोनों को मैंने पास, ये तो मैंने साबित करना है कि फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन यूनिट वेक्टर्स के मुतालिक तो मुझे वैसे ही कंफर्म है इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों 1 है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक की 1 से 2 है, दूसरे की 2 से 1 है। इसका मतलब है ये जो यूनिट वेक्टर मैंने लिखे हैं 1-2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर 2-1 के एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो माइनस साइन लगा लेंगे। तो ये जो फैक्टर नजर आ रहा है ये उठा के आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 की शेप ये आ जाएगी के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, और इसके साथ क्या आएगा, R12 की जगह पे आएगा माइनस R21, माइनस आप बाहर कॉमन निकाल दें, ठीक है जी, तो माइनस के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर और R21 यूनिट वेक्टर। अब ये जो जितना फॉर्मूला है गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 2 का फॉर्मूला है ये इक्वेशन नंबर, इसका मतलब है ये इसके एंड पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस F21, और ये किसके इक्वल चल रहा था, 1-2 का साथ चल रहा था, तो मैंने साबित कर दिया F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि वो फोर्स जो 1 चार्ज 2 पे लगा रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है टू द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज 2 ऑन चार्ज 1। बात क्लियर होगी सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बजाय लिखने के ना स्क्रीनशॉट लेते जाएं, बाद में बैठ के लिखते रहिए ताकि टाइम ना मेरा निकले। मैं चलो अगली वापस पहली स्क्रीन पर जा रहा हूं मैं अब। यस सर। ओके, ले जी, ये वो चीज है जो हमने की। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है सेम थिंग, क्वेश्चन नंबर 25.5 पे किया हुआ है। ये आगे ऊपर दोनों डायग्राम्स आपको मिल जाएंगी। इसका एक आसान सोल्यूशन मैंने आपको करके दे दिया है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया हुआ है बाकायदा, फिर दूसरी फोर्स निकाली है यहाँ पर, सेम टू सेम वो सारी पोर्शन, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप जरा कम है, एक्सप्लेनेशन के स्टेप ज्यादा है और आपने आखिर में रिजल्ट निकाल देने। ठीक है जी, ये हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इसके अंदर जो टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 वाले सफे पे आपको नजर आ रहा होगा, तो वो आप खुद देख लेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है आपके पास। ठीक है जी, मैं अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ये अब ये जो है आपके पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यहां से हमारे पास शुरू होगा एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये एक बहुत ही अहम किस्म की चीज शुरू होने जा रही है। एप्लीकेशन ऑफ कूलम लॉ का मतलब क्या है कि कूलम लॉ की मदद से हम लोगों ने किसी भी मुख्तलिफ किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के नजदीक किसी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उनकी वजह से वो कैलकुलेट करनी है। यानी एक खंबा है, उसके अंदर करंट आ गया, चार्ज आ गया, वो चार्ज खंबा है बारिश के दिनों में, अब उसके नजदीक किसी कितने फासले पर कि उसकी फोर्स कितनी होगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो मैंने निकालनी है। कैसे निकालूंगा, कूलम लॉ अप्लाई करूंगा। मेरे पास एक चार्ज प्लेट मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स है, जैसा एक कैपेसिटर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने करके उसको मैंने एक प्लेट को अलग कर लिया। उस प्लेट के नजदीक किसी पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालनी है, कूलम फोर्स। कैसे निकालूंगा, उसके लिए हम ये यूनिफॉर्म, ये आपने आर्टिकल तैयार नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ इस आर्टिकल में क्या तैयार करना है। इस आर्टिकल में सिर्फ आपने को पता होना चाहिए, एक होती है जी आपके पास चार्ज डेंसिटी की 3 अकसाम होती हैं, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया, हाईलाइटेड है इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हाईलाइटेड है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप किसी स्मॉल पोर्शन को लेट करते हो वॉल्यूम में तो dQ का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू dV, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसी तरह
एरिया में डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, ये सिग्मा कहलाता है। इसका यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस में, कूलम पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में। और जहां तक ताल्लुक है लेंथ का, वो यहाँ पे ये नीचे लिखी लैम्डा से शो करते हैं, ये वाला पोर्शन, ये लैम्डा का कूलम पर मीटर। तो 3 किस्म की डेंसिटीज होंगी। फिर आपने कूलम फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेना है, यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कोई लाइन ऑफ चार्ज है, रिंग ऑफ चार्ज है, डिस्क ऑफ चार्ज है, कोई स्फीयर ऑफ चार्ज है, कोई शेल ऑफ चार्ज है, आपने उसका एक छोटा सा पोर्शन लेट करना है डी क्यू। उस डी क्यू और एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के दरमियान कूलम फोर्स इस तरह से लिखनी है, इक्वेशन नंबर 25.12, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना। ये सिर्फ प्रोसीजर मैं बता रहा हूं, इसमें से याद करने वाला पोर्शन सिर्फ 3 डेंसिटीज की डेफिनेशन, उनके फॉर्मूले और ये तरीका अब आप आगे जाके अप्लाई करेंगे। बस ये सफा इसलिए इस्तेमाल शुदा था, इसके अंदर लगा हुआ था कि आपको ये बातें बताई जा सकें, बाकी इसका कोई यूज नहीं, कोई इसमें से याद करने वाली चीज नहीं। अब ये पहली एप्लीकेशन आपके पास आ रही है, यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज, उसके नजदीक किसी पॉइंट पे, यानी किसी एक मेरे पास लाइन ऑफ चार्ज होगी, लेट्स सपोज वाई एक्स डायरेक्शन में या जी डायरेक्शन में, उसके नजदीक एक पॉइंट पे मैंने कूलम फोर्स मालूम करनी है। जहां तक इसकी डायरेक्शन का ताल्लुक है, तो पहले आप इसकी डायरेक्शन डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देखने के बाद आपको जरा बातें क्लियर हो जाएंगी। ये है जी वो लाइन ऑफ चार्ज, ये वाली। इस लाइन ऑफ चार्ज के नजदीक, लाइन ऑफ चार्ज मेरी जी एक्सिस के अलॉन्ग है। ये पूरी जो आपको रॉड नजर आ रहा है या सिलेंडर नुमा छोटा सा नजर आ रहा है, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा सा वो डायग्राम में आपको इस वक्त इतना वाज़ेह नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, हमने हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेट करना, नेगेटिव लेट करने की कोई रवायत नहीं, आपको पता है। कन्वेंशनल स्टडी के हवाले से हम पॉजिटिव चार्ज ही को लेट कर रहे होते हैं। ठीक, अब आप देख सकते हो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है जी एक्सिस के अलॉन्ग, और आपका इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, ये इस परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, इसका बाइसेक्टर भी बनता है, क्योंकि किसी एक पेपर में ये लफ्ज आया हुआ है कि टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट सम डिस्टेंस कैलकुलेट, आगे पर पोटेंशियल था, चार्ज था, इस तरह कोई सवाल आया हुआ था। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये वाली लाइन, ये पर वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, इस पूरी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो अब आपने इस पॉइंट के ऊपर जहां ये क्यू नॉट रखा है, यहां आपने कूलम फोर्स मालूम करनी है इस पूरी लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। अब आप क्या करोगे, आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ छोटा सा एक लेट किया पोर्शन, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट किया, ये डी क्यू है। इस डी क्यू का की वजह से क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगी वो डी एफ होगी, जो पीछे अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखा के आया हूं, अभी दोबारा दिखा देता हूं। लेकिन आप देख रहे हो कि ये फोर्स एंगल थीटा बना रही है, और ये फोर्स पूरी की पूरी खुद अप्लाई नहीं हो रही, इसका एक कंपोनेंट अप्लाई हो रहा है ऑन वाई एक्सिस। और ये कंपोनेंट कौन सा है, अलोंग कंपोनेंट, कॉस ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट है। ये डी एफ वाई इज इक्वल टू डी एफ कॉस ऑफ थीटा, ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूं, उसको जूम आउट हुआ ताकि मैं आपको ऊपर इक्वेशन और डायग्राम साथ साथ बता सकूं। ये आई थिंक तस्वीर अभी भी आपको वाजी होगी। ये वो फॉर्मूला है टोटल फोर्स का, ड्यू टू डी क्यू ऑन पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, ये टोटल फॉर्मूला है। डी एफ इज इक्वल टू के, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो फोर्स मैंने मालूम करनी है वो मेरे पास यहां पर कौन सी है, वो मेरे पास ये वाली फोर्स है, डी एफ वाई से लेकर डी एफ कॉस ऑफ थीटा, ये मैंने कैलकुलेट करनी है। और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा अगले स्टेप में। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तब मेरे पास एफ ऑफ वाई आएगी, क्योंकि वो जो ऊपर डी एफ आई ये जो नजर आ रही है ना आपको, ये ड्यू टू डी क्यू है अलोंग वाई एक्सिस। मुझे अलोंग वाई एक्सिस फोर्स चाहिए, क्योंकि मेरा पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है पॉइंट चार्ज। अब ये कैलकुलेट, ये है वो इक्वेशन, ये वो प्रोसीजर मैं बताकर आया था आपको। यहां तक मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला होगा। आपको वाई कंपोनेंट मालूम करना। अब ये वाई कंपोनेंट भाई साइन थीटा वाला नहीं है, वो बचपन में आप पढ़ के आते थे ना, एक्स कंपोनेंट कॉस ऑफ थीटा वाला, वाई कंपोनेंट साइन ऑफ थीटा वाला। इवन मैं खुद फर्स्ट ईयर वालों को सीधा पढ़ा रहा होता हूँ।
लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये y कंपोनेंट तो मैं कह रहा हूं ये x की जगह पर है, यानी अलोंग कंपोनेंट है, ऑपोजिट कंपोनेंट नहीं आएगा। ये ऑपोजिट होता है तो उसमें साइन लेकर आता है, ये कॉस चलेगा। और ज्यादातर जितनी कैलकुलेशन है उनमें कॉस ऑफ थीटा का कंपोनेंट ही हम कंसीडर कर रहे होते हैं। अब कैलकुलेशन करते हुए मुझे कॉस थीटा चाहिए, मुझे डी एफ चाहिए, दोनों की वैल्यू को पुटअप करके मुझे इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, इस सेंटर से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करना है, बल्कि यहां तक करना है। अब देखा जाए, अगर मैं इस लाइन को यहां पे मान लेता हूं, ये नहीं जी वो सर अब आपका बात यहां आ गया, अब आपने ये काम करना है। अब मैं यहां पे इसको जरा आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूं। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है इस जगह पर, ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, और यहां से लेकर यहां तक हमने कैलकुलेशन करना है, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो हमने सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करनी है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है इसका, अब लुक एट द फॉर्मूला, सोल्यूशन में आपके साथ साथ यहां करता जा रहा हूं। मुझे चाहिए डी एफ वाई कंपोनेंट जो इक्वल टू होगा डी एफ कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। कॉस ऑफ थीटा, डायग्राम की तरफ वापस आते हैं। देखें डायग्राम में ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर आपके पास रेडियस आर है, लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस आपने जी लिया हुआ है, और ये डिस्टेंस आपका वाई है, तो ये साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, ये साइड कहलाएगी बेस, और ये साइड कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। अब कॉस ऑफ थीटा मैं मालूम करना चाहता हूं। कॉस ऑफ थीटा तो मेरे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के मुताबिक ये हो जाएगा वाई ओवर आर। ये कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। इस वैल्यू को मैं यहां पुट अप करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा y ओवर आर। और जो df का आंसर है बेटा आप देख सकते हो ये लिखा हुआ इधर df। इसको मैं आमतौर पे लिखता हूं तो k की शक्ल में रखता हूं, k q नॉट डी क्यू ओवर आर स्केयर। ये दोनों r मिलके बना देंगे r क्यूब। तो ये आ गया k आ गया, q नॉट आ गया, डी क्यू आ गया, y ओवर आर क्यूब आ गया। और ये जवाब है डी एफ वाई का। अब मुझे एफ वाई चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, डी एफ वाई को इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू के दरमियान। ये इंटीग्रेशन कर, जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसकी तो मेरे पास एफ वाई का आंसर आ जाएगा। लेकिन जी डी एफ वाई का आंसर ये पूरे का पूरा आपका वह लिखा हुआ है। ये वो पूरी आपके पास कैलकुलेशन है जो आपके पास यहां पर लिखी हुई है इस जगह पर। ये अब इस जगह पर जो लिखी है थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने डायग्राम के मुताबिक आर की वैल्यू बकायदा पुटअप कर रखी है। आर क्या है आपके पास, आर आपके पास डिस्टेंस था हाइपोटेन्यूज का, और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर होल अंडर रूट। तो इसका मतलब है खाली अगर आप आर की वैल्यू को देखते हैं तो वो आपके पास आ जाता है अंडर रूट वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, और आर स्केयर करेंगे तो आर स्केयर की वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये सामने देख सकते हैं आप। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू भी इन्होंने सॉल्व की है, मैं डायग्राम के जरिए सॉल्व कर चुका हूं। अब रह गया डी क्यू। डी क्यू को बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के मुताबिक चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला है। अब यहां चार्ज है डी क्यू छोटा सा, और उसकी लेंथ है डी जी के बराबर जो आपने लेट की हुई है। तो यहां पर आपके पास डी क्यू की जो वैल्यू बनेगी ना, वो बनेगी लैम्डा के साथ डी जी बनेगा। तो यहां ये जो डी क्यू है इसको आप रिप्लेस कर देंगे लैम्डा डी जी से। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया, के बन गया, क्यू नॉट बन गया, लैम्डा के साथ डी जी आ गया, वाई वैसे ही आ गया, ओवर आर क्यूब। आर क्यूब की जगह आ जाएगा, आप अंडरूट की शक्ल में लिख सकते हैं, अंडरूट की शक्ल में नहीं लिखना चाहते वैसे लिख दें, वाई स्केयर प्लस जी स्केयर पावर 3/2। ठीक है जी, विद इंटीग्रल साइन, और इंटीग्रल साइन माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू के दरमियान। ले जी आपकी ये इक्वेशन बन गई। ये वही इक्वेशन है जो आपके पास ये 25.15 से ऊपर बनी हुई है। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, अगला मरहला इंटीग्रेशन का। इसमें जो चीजें कांस्टेंट है उनको आप बाहर रख दें, के को बाहर कर दें इंटीग्रल के साइन के, क्यू नॉट को बाहर कर दें, लैम्डा को बाहर कर दें, वाई भी इसमें कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल कौन है, डी जी, क्योंकि आप जी एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डी जी के अगेंस्ट आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये जो है इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आमतौर पे इस चीज को अलग निकाल लेता हूं, ये चीज डी जी कर लें,
ठीक है, 1/y² z² पावर 3/2। लें जी, इसको मैंने इंटीग्रेट करना है, बाद में आखिर में आके मैं इसको एक बार -l/2 से +l/2 तक की पावर लगा दूंगा। ये एक कैलकुलेशन अगर आप सीख लेते हो डिटेल में तो बाकी सारी हलवा हो जाएंगी बच्चे। ये 3-4 कैलकुलेशन है आपके पास, ये कर लेंगे तो आगे आने वाली सारी कैलकुलेशन इसी किस्म की मिलती जुलती हैं, तो एक करके आपको बाकी चीजें भी हो जाएंगी। अब इसको करने के लिए आपको इंटीग्रेशन, जिन लोगों को याद है, ना याद हो तो मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ सवाल को। मैं इसको लेके जा रहा हूँ dx की शक्ल में, y की जगह मैं कर रहा हूँ a² x²। ये मेरी आदत है, मैं इस तरह सवाल कर देता हूँ, आपको एफएससी वाला सवाल बना देता हूँ। इसकी जगह मैंने a ले लिया है, इसकी जगह मैंने x ले लिया है, बाद में रिप्लेस कर देंगे। अब मैं x को यहाँ पे पुट अप करूंगा, x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, याद होगा आपको। अब 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू secant² थीटा, तो ये सब्स्टिट्यूशन होती थी। x का डेरिवेटिव dx, a कांस्टेंट है टेंजेंट का, secant² थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू ऊपर पुटअप कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास dx की जगह पर, ये dx ओवर है ना, बाकी मैं पूरा लिख देता हूं यहां पर, a secant² थीटा डी थीटा ओवर, नीचे आ जाएगा a² अपनी जगह पर, x² की जगह पर a² tan² थीटा, उसकी पावर आ गई जी 3/2। अब नीचे से मैं a² कॉमन निकालूंगा, ऊपर लिखा रहेगा a secant² थीटा ओ और दी थीटा इंटीग्रल, नीचे क्या आएगा a² की पावर 3/2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 2 कट जाएगा, a क्यूब बाकी बचेगा, अंदर बचेगा 1 + tan² थीटा की पावर 3/2। अगले स्टेप में ये हो जाएगा secant² थीटा की पावर 3/2, तो ये आएगा a secant² थीटा डी थीटा ओवर a क्यूब आ गया, secant² थीटा आएगा ना, स्केयर से कटेगा तो secant³ थीटा बाकी बचेगा, a इससे कटेगा, पावर एक नीचे से कटेगी, ये स्केयर यहां से कटेगा, नीचे से 2 पावर कट जाएगी, तो ये बाकी बचेगा मेरे पास, ऊपर 1 आ गया, नीचे a² आ गया, साथ में secant थीटा आ गया, डी थीटा आ गया, 1/a² कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, और 1/secant बन जाएगा cos ऑफ थीटा डी थीटा, और cos का इंटीग्रल क्या होता है sin थीटा आ गया। ठीक है जी, 1/a²। अब a मैंने किसको लेट किया था, a मैंने y की जगह लेट किया था, तो इसको मैं 1/y² लिख सकता हूं, मैं इसको 1/y² कर दूंगा, रेफरेंस आप लोग खुद दे दीजिएगा। और ये साइन थीटा है, इसके ऊपर मैंने लिमिट अप्लाई करनी है आगे अभी, लेकिन ये साइन थीटा को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस अपने उसी में टेंजेंट की शक्ल में। अब मैंने जो सब्स्टिट्यूशन की थी वो मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूं, x बराबर है a टेंजेंट थीटा, x/a टेंजेंट थीटा, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है और ये कौन है, ये बेस है नीचे वाला, तो हाइपोटेन्यूज का जवाब क्या आएगा, x² a² का अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज ये आ गया, तो यहां से साइन थीटा का जवाब निकल आया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी x ओवर अंडर रूट x² a², ये मैंने निकाला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन को यूज करते हुए। ठीक है, ये आसान तीन तरीका है इसको हल करने का। अब ये वैल्यू मैं वहां पुट अप कर दूंगा, यानी मेरे पास इंटीग्रल का जो आंसर चल रहा है, ये पूरा जो इंटीग्रल चल रहा है मेरे पास, इक्वल टू के साइन आप खुद भी डाल सकते हैं, वैसे मैं डाल रहा हूं। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा 1/y² के साथ मेरे पास x आएगा, ठीक है, साइन थीटा की जगह, नीचे आएगा जी अंडर रूट x² और a का मतलब क्या है, मैं इसको y² में कर रहा हूं, -l/2 से ऊपर प्लस l/2। ठीक है जी, और x का मतलब z था, x का मतलब z है, कोई बात नहीं, मैं लिमिट अप्लाई करने के बाद z और x बराबर ही हैं। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे पास फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट में आ जाएगा जी +l/2, नीचे आएगा l/2 का स्केयर, कर दो जी l²/4 ही लिख देता हूं मैं, वैसे पता नहीं बुक में मेरे ख्याल में l/2 होल स्केयर ही लिखा है शायद, ये अपर लिमिट आ गई यहां तक। ठीक है जी, 1/y² वैसे ही मौजूद है, माइनस फॉर्मूले का -l/2 ये वाला करेंगे तो ये +l/2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे इसकी लिमिट भी यही आएगी, ये आ जाएगा जी l²/4 + y², नीचे का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में सेम वैल्यू आ गई, l
स्केयर ओवर 4 प्लस वाई स्केयर, और ऊपर आ जाएगा L/2 प्लस L/2 कितना हो जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है जी, ले जी 1 ओवर वाई स्केयर। ये इंटीग्रेशन वाले पोर्शन का आंसर आ गया। इसको यहां से उठा के अब वहां पे देख लेते हैं इंटीग्रेशन के अंदर क्या था हमारे पास जी। यहाँ पे अगर आप ये जो 20.15 है आपके इक्वेशन, ये आपने देखे एल स्केयर ऑफ 4 ये बन चुका है हमारे पास। अब बाहर आपके पास ये वाला पोर्शन है के क्यू नॉट लैम्डा वाई, और आगे इंटीग्रेशन वाला पोर्शन था के क्यू नॉट लैम्डा वाई। इसका मतलब है जब इसको मैं वहां जाके पुटअप करूंगा एफ वाई के अंदर, तो मैं चूंकि तरतीब से नहीं कर रहा कि क्वेश्चन तरतीब में क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हुआ पड़ा है, बस मैं उसके जो स्टेप्स है ना वो हल कर रहा हूं। तो क्या था मेरे पास, के था, क्यू नॉट था, लैम्डा वाई, ये चीज थी। लेट मी सी अगेन जी, के क्यू नॉट लैम्डा वाई, ठीक है। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना इंटीग्रल का आंसर 1 ओवर वाई स्केयर एल ओवर एल स्केयर ओवर 4 वाई स्केयर का अंडर रूट। अब ये वाई इस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब खाली लैम्डा का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, क्यू ओवर एल था, यहां से क्यू का फॉर्मूला लैम्डा एल, ये लैम्डा मौजूद है, ये कैपिटल एल मौजूद है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू की शक्ल में जवाब लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है वो आएगा के यानी कांस्टेंट क्यू क्यू नॉट ओवर वाई अंडर रूट एल स्केयर ओवर 4 प्लस वाई स्केयर, जवाब आ चुका है। एनी प्रॉब्लम? खामोशी रजामंदी होती है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स गुड। अच्छा जी, अब ये हमारे पास कैलकुलेशन हमने मुकम्मल की है इस पहले सवाल की। अब आप देखो इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, अगर आप चाहो जो बंदा डायरेक्ट रट्टा मार सकता है तो मार ले, ठीक है, लिख दे, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं आप सॉल्व कर दें, इस तरह से पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैंने पूरा सोल्यूशन आपके सामने किया है, रिकॉर्ड लेक्चर हो रहा है वहां पे फोरम के ऊपर, इंशाल्लाह इसको अपलोड भी कर दूंगा ताकि रेडियली आपको अवेलेबल रहे ये लेक्चर साथ साथ, और आपका कम मसला भी हल हो जाए। एक ये सवाल आपने कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद अब आप देखते हैं हमारे पास आता है रिंग ऑफ चार्ज। रिंग, यही लाइन जो सीधी थी ना इसको हमने रिंग बना दिया, सर्कुलर पैटर्न में ले आए इसको। अगर इसको सर्कुलर पैटर्न में ले आते हैं तो अब हमारे पास जो हमने यहाँ पे रिंग के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है वो एंगुलर फॉर्मूला चलेगा। यानी ये अब आपको जो छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है रिंग का, एक मिनट ठहरे मैं आपको बताता हूं। ये आपने लेट किया डी क्यू, ये पोर्शन, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो सर्कल में करोगे ना इस तरफ से, ये पूरे सर्कल के ऊपर यूं इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब है अब आपका जो वेरिएबल आना है वो एंगल के हवाले से आना है। ये पॉइंट हो गया। टीकाकार वही होगा, डायग्राम ये वही डायग्राम तकरीबन है जो सामने बनी हुई है, बस ये रिंग की शक्ल में है। इसको अगर मैं 90 एंगल पे यूं रोटेट करूं ना इस डायग्राम को तो वो यही डायग्राम बनती है। अगर मैं इसको 2D में देखा जाए तो ये चीज बन जाएगी मेरे पास। इसका मतलब है आप ये पिछले सवाल का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखो तो ये सवाल हल हो जाएगा। अलबत्ता लैम्डा के अंदर जो तब्दीलियां आनी है वो अब आप देखेंगे। लैम्डा आपके पास ये लिखा है क्यू ओवर लेंथ 2πr हो जाएगी, आर ये रेडियस है इसका, ये नजर आ रहा होगा आपको। तो अब लैम्डा जो है ना वो लेंथ नहीं है, क्यू ओवर लेंथ की जगह 2πr आ गया है। इसका मतलब है जब आप डी क्यू की बात करेंगे, छोटे से ये पोर्शन की बात करेंगे, इसके लैम्डा की बात करेंगे, ऊपर आप डी क्यू लेते हैं तो नीचे उसकी लंबाई डी एस आएगी। डी एस क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला अगर आपको याद है, नहीं है तो मैं याद करा देता हूं। ये अगर एस है, ये अगर आपके पास आर है, ये थीटा है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो डी एस का जवाब क्या होगा, डी एस का, इसका रेडियस आर है ना, उसके साथ एंगल आता है डी फाई आएगा। ठीक है, और यहां से डी क्यू का जवाब बनेगा लैम्डा आर डी फाइव बन जाएगा। तो वो जो चीज है आपके पास लैम्डा आर डी फाइव, ये मैं आपको वहां से ला देता हूं, इसका डी क्यू है जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला।
ये आ गया आपके पास। अब आप डीएफ का जवाब लिखेंगे तो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होता है ना, Q1 Q0 है, Q2 ओवर डी क्यू है, और डी क्यू का ये आपने यहाँ जवाब पुटअप कर दिया। आर आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल जो आपने पीछे देखी है तो वो होगा आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये डीएफ का आंसर है। आपको इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए, डीएफ कॉस ऑफ थीटा पहले की तरह, ठीक है। और कॉस ऑफ थीटा का जवाब अब जी ओवर आर है, क्योंकि पहले वाई ओवर आर हमने लिया था वाई डायरेक्शन में, अब उसी डायरेक्शन में जी लिया हुआ है, तो ये जी ओवर आर हो जाएगा। दैट्स ऑल। लें जी, अब मेरा ख्याल में अब आप ये फॉर्मूला और करेंगे, उसके बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो इंटीग्रेशन होगी सर्कल के अंदर, तो डी फाई के अलोंग 0 से 2 पाई। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन मैं यहां पे शो कर देता हूं, ये इंटीग्रेशन होगी 1 को आप कर रहे हो डी फाई 0 टू 2 पाई, 1 की इंटीग्रल फाई में फाई होगी 0 टू 2 पाई, लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 पाई माइनस 0 2 पाई आंसर आएगा इसका, ठीक है। और ये जो 2 पाई आएगा, ये 2 पाई रेडियस के साथ बनकर और क्यू के साथ मल्टीप्लाई चार्ज बना देगा लैम्डा के साथ। देखो लैम्डा क्या था आपके पास, पीछे मैं बता के आया हूं, क्यू ओवर 2 पाई आर, तो क्यू का जवाब क्या बनेगा 2 पाई आर लैम्डा, तो ये लैम्डा लिखा हुआ है आपके पास और ये आर लिखा हुआ है साथ में, 2 पाई यहां से शामिल हो जाएगा इसके अंदर, तो ये क्या बन गया, ये लिखा हुआ है क्यू, ये नजर आ रहा है आपको, तो ये आपका जवाब आ गया। जहां तक इन दोनों केसेस के अंदर स्पेशल केसेस का तस्करा है, स्पेशल केस हम कहते हैं ये जो कंडीशन अप्लाई की जाती है पिछले सवाल में, इफ y इज वेरी वेरी लार्ज देन l, अगर आप y को बहुत बड़ा ले लेते हैं l के मुकाबले में, लेंथ के मुकाबले में डिस्टेंस बहुत दूर ले जाती हैं, तो इसका मतलब है आपका जो ये चार्ज है, आपकी जो पूरी लाइन है डिस्ट्रीब्यूशन, ये इट विल बिहेव जस्ट लाइक अ चार्ज, सिंगल चार्ज की तरह बिहेव करेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ के लिए। उसके लिए आप क्या करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए L है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 0 पुटअप कर दोगे तो बाकी y स्क्वायर का 100 बचेगा, जो y होगा वो ये जवाब ये आ जाएगा। ये स्पेशल केस है आपका, केस नंबर 1। इसी तरह का स्पेशल केस रिंग ऑफ चार्ज में नीचे मौजूद है, उसके अंदर जो कंडीशन ली गई है, z को अगर आप बहुत दूर ले जाती हैं, ठीक है, z ग्रेटर कर देते हैं, r को बहुत स्मॉल कर देते हैं, तो आपने बस ये करना है इस r को तकरीबन 0 पुटअप करना है यहां पर, तो ये वाला फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। और इसको जब आप तीसरे केस में डिस्क ऑफ चार्ज, अभी आपने रिंग किया है, रिंग, अब डिस्क क्या है, डिस्क बहुत सारे रिंगों का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो रिंग ऑफ चार्ज, डिस्क ऑफ चार्ज है, बहुत सारे रिंग्स का मजमुआ होता है, हम एक रिंग लेट करेंगे, उस रिंग का आंसर पीछे हम निकाल चुके हैं, ये 16 इक्वेशन ये लिखी हुई है। जो रिंग लेट किया बस उसमें यार रिंग का रेडियस आर नहीं डब्ल्यू है, और रिंग की थिकनेस आपने ली है डी डब्ल्यू, तो जहां आपके पास आर यूज हो रहा है वो डब्ल्यू हो जाएगा, जो आपके पास डिस्टेंस था जी वो जी ही है, जो ये स्मॉल आर है ये आपके पॉइंट क्यू नॉट तक का रिंग का डिस्टेंस है, ठीक है, और कैपिटल आर आपके डिस्क का रेडियस है डायग्राम के अंदर। अब इसके अंदर जो आपके पास सिग्मा आपने यूज करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप डी क्यू की बात करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू आएगा डी क्यू ओवर, अब जो एरिया है वो रिंग के एरिया की अगर आप बात करते हो तो रिंग का एरिया होता है 2 पाई, उसका अपना रेडियस 2 पाई डब्ल्यू, और इनटू रिंग की थिकनेस डी डब्ल्यू, ठीक है, जिसका जवाब ये लिखा हुआ है यहां पर, ये चीज। और यहां से आपने ये सारे फॉर्मूले पुटअप करने हैं ऊपर वाले फॉर्मूले में जो आपने ऊपर ड्राइव किया हुआ है, ये 16th इक्वेशन नजर आ रही है, इसके अंदर पुटअप करेंगे तो आपके पास ये जवाब बनाया आ गया डीजी का। और फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कहां से कहां, सेंटर से बाहर की जानिब, सेंटर से बाहर की जानिब, 0 से r की जानिब। और ये मेरे ख्याल में अब आप ये लोग इस तरह की इंटीग्रेशन करने के काबिल हो चुके हैं, ये वही टेंजेंट थीटा वाली इंटीग्रेशन है, वो करके आप लोग ये फॉर्मूला 17th इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते। जी बेटा, यहां तक आप काम करें आज के लिए।